हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू साइंस बाय इन्फोटेक। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो बाल विकास से है और आज हम बाल विकास में देखेंगे अध्याय 14। अध्याय 14 14वें अध्याय में पहुंच चुके हैं हम, जिसका टाइटल है आकलन, मूल्यांकन तथा सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। यहां पर हम बात करेंगे आकलन की। नाम से क्लियर है, आकलन मतलब चेक करना कि विद्यार्थी ने कितना सीखा है उसको चेक करना। और इसके कई प्रकार के क्षेत्र होते हैं, कई प्रकार की विधियां होती हैं, सब कुछ हम देखेंगे इस वीडियो में। तो इस वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहेगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अब बात करें आकलन की, यानी कि असेसमेंट, इंग्लिश में जिसे कि असेसमेंट कहते हैं। आप सभी ने इसका नाम सुना होगा, काफी पॉपुलर वर्ड है ये। तो आकलन का आशय होता है सूचनाओं को एकत्रित करने की प्रक्रिया। जो भी इंफॉर्मेशन पॉसिबल है उसको एकत्रित करने की प्रक्रिया ही आकलन है। ये कहा जा सकता है कि कोई एक विषय है, कोई संदर्भ है और उसके बारे में पर्याप्त जानकारी एकत्रित करना ही आकलन है। अब यहां पर आकलन हर फील्ड में हो सकता है, हर क्षेत्र में हो सकता है। आप किसी प्लान का, किसी योजना का आकलन कर सकते हैं, किसी व्यक्ति का आकलन कर सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, कोई भी विषय, कोई भी संदर्भ हो सकता है, उसके बारे में सूचनाओं को एकत्रित करना ही आकलन है। इसके अलावा बात करें अगर विद्यार्थियों की, तो विद्यार्थियों के संदर्भ में अगर किसी विषय के बारे में अगर निर्णय प्रदान करना है तो वो भी आकलन ही है। ठीक है, साथ ही साथ आकलन में छात्रों को बिना अंक अथवा ग्रेडिंग के फीडबैक दिया जाता है। ना तो कोई उनको अंक दिया जाता है, ना कोई ग्रेडिंग दी जाती है, ना तो एबीसीडी में उनको ग्रेड किया जाता है। वहां पर ये दोनों के बिना ही उन्हें एक फीडबैक दिया जाता है। और फीडबैक इसलिए दिया जाता है कि शैक्षणिक उद्देश्यों की पूर्ति हो सके और जो भी अंतिम मूल्यांकन होना है उस व्यक्ति का, उस विषय का, तो उसमें कुछ सुधार हो सके। मतलब कि अंतिम रिजल्ट डिक्लेयर करने से पहले हम आकलन करते हैं कि कहां पर बच्चे के द्वारा और सुधार किया जा सकता है, तो अंतिम मूल्यांकन के पूर्व सुधार संभव हो सके, इसलिए हम आकलन करते हैं। तो ये तो हो गई आकलन की बात करें कुछ मनोवैज्ञानिकों ने, तो कुछ मनोवैज्ञानिकों ने अपने हिसाब से आकलन की परिभाषा दी है, जैसे कि हुबा एवं फ्रीड ने। हुबा एवं फ्रीड के अनुसार आकलन सूचना संग्रहण तथा उस पर विचार विमर्श की प्रक्रिया है, जिन्हें हम विभिन्न माध्यमों से प्राप्त कर यह समझा सकते हैं कि विद्यार्थी क्या जानता है, क्या समझता है, और जो भी उसने शैक्षिक अनुभव प्राप्त किया है उस ज्ञान को परिणाम रूप में कैसे व्यक्त कर सकता है। मतलब उसका यूज कैसे कर सकता है, जिस ज्ञान को उसने अर्जन किया है उसका यूज वो कैसे कर सकता है, ये हम आकलन के माध्यम से जानते हैं। साथ ही साथ इसके द्वारा अधिगम में भी व्यक्ति के वृद्धि होती है। अधिगम मतलब होता है लर्निंग। दूसरे मनोवैज्ञानिक इरविन ने कहा है कि आकलन छात्रों के अधिगम एवं विकास का व्यवस्थित आधार का अनुमान है। अधिगम एवं विकास का व्यवस्थित आधार का अनुमान है। यह किसी वस्तु को परिभाषित कर चयन, रचना, संग्रहण, विश्लेषण, व्याख्या तथा सूचनाओं का उपयुक्त प्रयोग कर छात्र विकास तथा अधिगम को बढ़ाने की प्रक्रिया है। तो ये परिभाषाएं होंगी। परिभाषाएं आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए परिभाषाओं पर आप जरूर ध्यान दीजिएगा। फिर बात करें आकलन की विशेषताओं की, तो देखिए आकलन, बार बार मैं आपको बता रहा हूं कि बालक ने शिक्षण के अंत में वास्तव में क्या सीखा और क्या समझा। जो भी शिक्षक के द्वारा सिखाया गया उसने क्या सीखा, वही आकलन है। और एक अच्छे आकलन की 5 विशेषताएं होनी चाहिए, उसमें 5 गुणों का होना आवश्यक है, जिसमें सबसे पहला आता है विश्वसनीयता। अब बात करें विश्वसनीयता यानी कि रिलायबिलिटी की, तो किसी भी आकलन का यह सबसे पहला एवं महत्वपूर्ण गुण होता है। आकलन किसी भी समय या परिस्थिति में किया जाए, किंतु उसका परिणाम सदैव समान होना चाहिए। आकलन किसी भी समय में किया जाए, किसी भी परिस्थिति में किया जाए, लेकिन जब उसका रिजल्ट आए तो हर एक परिस्थिति में उसका जो परिणाम होना चाहिए वो सदैव समान होना चाहिए, तभी विश्वसनीयता आती है। विश्वसनीयता एक प्रकार की कहा जाए सामग्री है, जिससे एक स्तर के विद्यार्थी बार बार लगभग एक समान उत्तर देते हैं। अगर परीक्षा होती है तो बार बार एक ही उत्तर देते हैं। शिक्षक की भी बात करेगा, शिक्षक किसी भी योग्यता का हो, आकलन प्रायः एक ही समान का होना चाहिए। अगर शिक्षक द्वारा एक ही आकलन हेतु अलग अलग अंक प्रदान किए जाते हैं तो जो आकलन होता है वो विश्वसनीय नहीं रह जाता। यानी कि कुल मिला के बातें करें कि आकलन का जो परिणाम होगा वो सदैव एक समान होना चाहिए, इससे ही विश्वसनीयता बढ़ती है। दूसरी वैधता यानी कि वैलिडिटी। वैध आकलन वही होता है जो वास्तव में उन्हीं उद्देश्यों का आकलन करे जिस उद्देश्य के लिए उसका निर्माण किया गया है। देखिए वैध आकलन वही होता है, मान लीजिए आपका एक ऑब्जेक्ट है, गोल है, उद्देश्य है आपका, और उस उद्देश्य की आपको प्राप्ति करनी है, तो जो भी आप आकलन करें तो अपने उद्देश्य को पूरा करें। मतलब
जिस उद्देश्य के लिए उस आकलन को बनाया गया है उस आकलन को वो पूरा करे। जैसे कुछ शिक्षक ऐसे होते हैं कि बच्चों से वो कुछ इस प्रकार के प्रश्न पूछने लगते हैं जो प्रामाणिक नहीं होते हैं। जैसे कि बात करें, यदि मान लीजिए कि छात्र कुछ बिंदुओं को याद करने की शक्ति अगर हमको चेक करनी है, यदि छात्रों के कुछ बिंदुओं को याद करने की शक्ति को जांचने हेतु प्रश्न बनाना है, तो ऐसे प्रश्न बना दिए जाएं जो उनकी तर्क शक्ति को जांचे, मतलब कई बार वैध होना चाहिए, कुल मिला के बच्चों के लेवल का होना चाहिए, ऐसा नहीं कि बच्चों के लेवल से बाहर निकल जाए। उसके बाद तीसरा आता है मानकीकरण। एक अच्छे आकलन की यह भी एक विशेषता होनी चाहिए कि वो मानकीकृत होना चाहिए, उसका एक स्टैंडर्ड होना चाहिए। विद्यालय की बात करें, विद्यालयों में प्राय जो परीक्षण किए जाते हैं वे राष्ट्र एवं राज्य के लिए किए जाते हैं, और मानकीकृत आकलन वह होता है जो कक्षा स्तर में होता है, क्लास लेवल में होता है, और आकलन एवं मूल्यांकन किस सीमा तक प्रशासन प्रक्रियाओं के समान है, तो उसका एक स्टैंडर्ड जो है वो निरूपित करता है। तो ये होगी बात मानकीकरण की। फिर बाद में आता है व्यवहारिकता। अब व्यवहारिकता की बात करें, मतलब कि प्रैक्टिकल होना चाहिए, व्यवहारिक होना चाहिए। समाज में जो भी आप आकलन करते हैं उसका व्यवहार में वो चीज दिखनी चाहिए। आकलन लागत, समय और सरलता की दृष्टि से वास्तविक होना चाहिए, व्यवहारिक एवं कुशल होना चाहिए। ऐसा भी हो सकता है कि आकलन का कोई आदर्श तरीका हो और उसे व्यवहार में अगर मान लीजिए कोई तरीका भी है और उसे आप प्रैक्टिकली नहीं ला सकते हैं, तो कोई जरूरत नहीं लाने की, उस विधि को, उस तरीके को लाने की जरूरत नहीं है अगर वो प्रैक्टिकल नहीं है तो ये बात है व्यवहारिकता की। फिर आता है उपयोगिता की, उसका यूज क्या है, यूटिलिटी क्या है। आकलन विद्यार्थियों के लिए उपयोगी भी होना चाहिए। आकलन से प्राप्त परिणामों को छात्रों को बता देना चाहिए जिससे वो अपनी कमी में सुधार कर सकें। यानी कि अगर अंतिम मूल्यांकन होना है तो उसके पहले आकलन हम करते हैं ताकि बच्चों को पता चल जाए कि अंतिम मूल्यांकन में हमसे जो गलतियां हो सकती हैं उसको पहले ही सुधार ली जाए। तो ये तो हो गई आकलन की विशेषताएं। फिर बात करें आकलन के क्षेत्र की, यानी स्कोप्स ऑफ असेसमेंट की, तो आकलन शब्द का प्रयोग विस्तृत रूप में किया जाता है। आज मानव ने जितना भी विकास किया है तो कहीं ना कहीं आकलन का प्रयोग अवश्य हुआ है, चाहे वो मानसिक स्तर पर हो, चाहे वो बौद्धिक स्तर पर हो, चाहे सांस्कृतिक या औद्योगिक स्तर पर हो। आकलन के क्षेत्र की बात करें तो कुछ का 5 प्रकार के क्षेत्र हैं। इसमें सबसे पहला आता है शैक्षिक उपलब्धियों का पता लगाने में। अब छात्रों की शैक्षिक उपलब्धियों को ज्ञात करने के लिए आकलन का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है। तो शैक्षिक उपलब्धियां मतलब उन्होंने कितना सीखा है, बार बार वही चीज कि बार बार जो विभिन्न विधियों से हम आकलन करते हैं किसी बच्चे का, तो उससे हमको ये पता चलता है कि उसका अधिगम स्तर क्या है, उसने कितनी शैक्षणिक उपलब्धियां अर्जित कर ली हैं। दूसरा है वैयक्तिक विभिन्नता। पर्सनालिटी करके हमने एक चैप्टर पढ़ा था जहां पे हम जो पर्सनालिटी था, जो व्यक्तित्व था, उस पर हमने काफी चर्चा की हुई है पहले की वीडियोस में। तो हर एक व्यक्ति की जो पर्सनालिटी होती है, जो उसका स्वभाव होता है, वो अलग अलग होता है। तो वैयक्तिक विभिन्नता ज्ञात करने में भी आकलन का प्रयोग किया जाता है। एक कक्षा में भिन्न भिन्न छात्र होते हैं तो उनकी जो वैयक्तिक भिन्नता होती है वो भी भिन्न भिन्न होती है। अतः शिक्षक का कर्तव्य होता है कि प्रत्येक छात्र की व्यक्तिगत भिन्नता की पहचान करें। तीसरा आता है स्थान निर्धारित करने में। आकलन का प्रयोग किसी संस्था एवं छात्र का स्थान निर्धारित करने के लिए किया जाता है। आकलन का जो प्रयोग है विभिन्न संस्थाओं के द्वारा जिला स्तर पर किया जाता है, राज्य स्तर पर किया जाता है और राष्ट्रीय स्तर पर भी किया जाता है। और आकलन के द्वारा यह भी ज्ञात किया जाता है कि उस संस्थान ने या छात्र ने निर्धारित मानकों की पूर्ति कर ली है अथवा नहीं। इसके साथ हम विभिन्न प्रकार के ग्रेड भी प्रदान कर सकते हैं, जैसे फर्स्ट रैंक हो गया, सेकंड रैंक हो गया, थर्ड रैंक हो गया। गुणवत्ता का निर्धारण करने में क्वालिटी की बात करें, हमें यह पता चलता है कि अगर कोई शिक्षा दी गई है, जैसे मान लीजिए कोई व्यावसायिक शिक्षा है दी गई है, तो उससे यह पता करना कि उसका जो है, अगर वो बालक उस प्रकार की शिक्षा ले रहा है, व्यावसायिक शिक्षा ले रहा है, किसी और प्रकार की शिक्षा ले रहा है, तो क्या वह, जैसे मान लीजिए एक डॉक्टरी की पढ़ाई करना चाह रहा है कोई बच्चा, तो यदि वो डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहा है तो जो पढ़ाई वो कर रहा है उसकी क्वालिटी क्या है, उच्च स्तर की है कि नहीं है। आकलन का प्रयोग किसी उद्योग, विद्यालय, शिक्षक और डॉक्टर आदि किसी की भी गुणवत्ता जांच करने के हेतु भी किया जा सकता है। पूर्वानुमान लगाने हेतु। पूर्वानुमान लगाने का मतलब यह है कि भविष्य पता चल जाएगा कि अगर बालक अभी ऐसा है तो आगे कैसा होगा। तो ये था हमारा आज का वीडियो। जल्दी मैं अगले वीडियो के साथ आऊंगा और इसका आगे का जो भी टॉपिक है इस अध्याय का हम देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।